Okay, doctors, let us start with genetics part. All the students who have already studied the genetics part, classical part, they must be ready for the answers. Rest must listen very carefully. Genetics सबसे पहली जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज टर्मिनोलॉजी. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हो सकता है आज का पूरा क्लास आपको टर्मिनोलॉजी समझने में जाए, बट इवन दो किसी को भी कोई कंफ्यूजन आता है तो जस्ट रेज योर हैंड्स. इवन ओल्ड स्टूडेंट्स कि सर ये कंसेप्ट थोड़ा पकड़ में नहीं आया, इवन दो दे शुड टेल मी कि सर इसका मतलब कुछ अलग समझ आ रहा है ना. तो हेडिंग डालते हैं बच्चों टर्मिनोलॉजी, या बेटर फर्स्ट I will divide this genetics in three basic eras. One is classical genetics. One is बोलिए old students. Modern genetics. Modern genetics. Third, Advanced. Advanced genetics. perfect. So classical genetics, modern genetics, and advanced genetics. As far as classical genetics part is concerned, this is known as Mendelian genetics. Perfect. This is chromosomal. And this is applications of the applied genetics. Chromosomal and gene. Okay, father of classical genetics. Mendel. John Mendel. Who's father of modern genetics? Morgan. Modern genetics. Batson. Advanced genetics. Alex Jeffrey. DNA fingerprinting. Alec Jeffrey. परफेक्ट. चलिए साथ में नोट भी करते चलेंगे, जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं साथ में नोट भी करते चलेंगे ताकि बहुत ज्यादा समय अपने को इसको नहीं देना है. ओके, सो मैंने आपसे कहा जेनेटिक्स जो है क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स और एडवांस्ड जेनेटिक्स. अब ये जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब इसकी क्लासिकल जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले समझते हैं और उसी को एक्सप्लेन भी करते हैं. टर्मिनोलॉजी सबसे पहला वर्ड्स मेरे साथ लिख लेंगे. डेफिनेशंस आप लोगों को लिखना है तो साथ में लिखते चलेंगे, नहीं तो बाद में लिखें जैसा आपको बेटर लगे. डॉक्टर बाशी ने आवाज आ रही है? इनहेरिटेंस. नंबर 2 वेरिएशंस. नंबर 3 जेनेटिक्स. ओके, सारे टर्म्स पहले लिखवा दूं मैं आपको. नंबर 4 यूजेनिक्स. नंबर 5 यूफेनिक्स. मुस्कान, आर यू देयर? Yes, sir. Euthenics. Inheritance, variation, genetics, eugenics, euphenics, euthenics, alleles, traits, DNA, gene, homozygous,
हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप। विजिबिलिटी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जीनोटाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव। इतनी चीजों की तो जरूरत अभी अपने को पढ़नी ही पड़नी है। परफेक्ट, तो इसको समझ लेते हैं। आई होप लिखा हुआ बराबर दिख रहा है। इज इट? Yes, sir. यस सर। बच्चों Yes, समझते sir. हैं सबसे पहले जेनेटिक्स की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी मुझे आपको बताना पड़ता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो तो साइंस का एक ब्रांच है, उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुने, इवन ओल्ड स्टूडेंट्स, एक भी वर्ड का मतलब यदि कहीं पर गड़बड़ लगता है रोहित कृष्णा, तो जस्ट टेल कि सर ये हम तो कुछ अलग समझे थे, है ना, या उसको सही पकड़ने का कोशिश करें। तो इनहेरिटेंस होता है दोस्तों द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द प्रोसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यूजुअली ट्रेट कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, वो होता तो कैरेक्टर ही है, बट वो हैप्लॉइड मोड में होता है, इसलिए उसे ट्रेट कहते हैं। तो जो भी हैप्लॉइड मोड में होगा उसे हम ट्रेट कहेंगे, जो डिप्लॉइड मोड में होगा उसे हम कैरेक्टर कहेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं ऐसे, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने यदि आपसे कहा कि डबल टी, तो ये पी प्लांट कैसा होता था? टॉल। और मैंने यदि आपसे कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी ये कैसा होता था? टॉल। दैट मीन्स व्हाट? टॉल इज अ कैरेक्टर, टॉलनेस इज अ कैरेक्टर ऑफ दैट प्लांट। प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है और वो प्लांट की हाइट हाइटेड प्लांट है, वो टॉल प्लांट है। तो उस कैरेक्टर को मैंने कहा कैरेक्टर, लेकिन वो जिसकी वजह से बन रहा है वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उनको मैंने कह दिया ट्रेट। तो मैंने आपसे कह दिया यहां दोनों ट्रेट डोमिनेंट है, यहां दोनों ट्रेट डोमिनेंट है, यहां पर एक ट्रेट डोमिनेंट है और एक ट्रेट रेसेसिव है। अग्री? अग्री? Yes, sir. न्यू स्टूडेंट्स अग्री? यस सर। परफेक्ट। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं डिप्लॉइड बात करूंगा बच्चों, दो की बात करूंगा, तो मैं उसे कहूंगा कैरेक्टर, और जब मैं उसे हैप्लॉइड में कहूंगा तो मैं कहूंगा उसे ट्रेट। ये मैंने आपको टेक्निकल वर्ड बता दिया और बारीकियां बता दी जो रेजोनेंस के अलावा कोई विद्यार्थी शायद ही जान पाए। बट मैं ये आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम देने हैं जो नीट से ज्यादा इन डेप्थ या कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, लाइक केवीपी वाले। तो उस कंडीशन में हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रेट और कैरेक्टर का मतलब अलग अलग। नीट में यूजुअली वो कैरेक्टर का मतलब ही उनका ट्रेट चलता है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या होमोजाइगस ट्रेट है। अब होमोजाइगस ट्रेट नहीं कहना चाहिए ना, टेक्निकली वो गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। होमोजाइगस तो कैरेक्टर हुआ, ट्रेट कैसे हुआ? क्योंकि ट्रेट तो अकेला होता है, वो दोनों मिलाकर तो होता नहीं। बट एनीवेज इन टोटलिटी व्हाट वी आर कंसिडरिंग, if I am saying character, that I mean to say a diploid one. If I am saying the trait, I mean to say it is haploid. Understood? Finally, Athar Parikh. Yes, sir. Okay. So मैं यहाँ पर inheritance की definition आपको दिया, the transmission of trait from one generation to the next. क्योंकि मुझे पता है टेक्निकली कि जाता जो है वो ट्रेट है, बनता कैरेक्टर एक अलग बात है। आपको जो मम्मी पापा से आए वो कैरेक्टर नहीं आया, वो ट्रेट आया है, क्योंकि कैरेक्टर तो एक जगह से आ ही नहीं सकता। ट्रेट एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है, तब जाके वो एक कैरेक्टर बनता है। यदि पापा की तरफ से हाइट का जीन आ गया, मम्मी की तरफ से हाइट का जीन नहीं आ पाया, तो जाहिर सी बात है आपकी हाइट जो है पापा की तरह होगी, अब वो कैरेक्टर है।
लेकिन आया तो एक ट्रेट ही था ना, क्योंकि पापा के तरफ से दोनों जीन्स तो कभी आ ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो बाई पेरेंटल इन्वॉल्वेशन होता है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम स्पर्म एंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम ओवा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाइट का दोनों ही ट्रेट किसी एक ही पेरेंट से आ जाए, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि पापा है 22 प्लस व्हाटएवर। कौन अनम्यूट हुआ बेटा? ये साक्षी, Yes, sir. आप क्या चल रहा था ये भजन? हाँ या ना तो बोलो बेटा। सर मैं अभी ज्वाइन हूँ। मैंने आपसे कहा कि पेरेंटल ट्रेट यदि मैं कहूं तो इधर वो 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है। फॉर डिफरेंशिएशन यदि भी मैं वाई लेता हूं तो मैटरनल भी ऐसा ही आ रहा है 22 प्लस एक्स। तो इनकी तरफ से तो केवल 23 यानी हैप्लॉइड ही सेट आएगा ना, और इनकी तरफ से हैप्लॉइड सेट आएगा। जब इनकी तरफ से 23 और इनकी तरफ से 23 आएगा, तब यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 46 वाले का ऑर्गेनिज्म बनेगा और उसमें 50% कंट्रीब्यूशन फादर का स्पर्म और 50% कंट्रीब्यूशन मदर के ओवा का। दैट मींस स्टेटमेंट इज फ्लॉलेस। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट is known as what? Inheritance. Perfect. And when it occurs, when this process occurs, that means inheritance जब भी होगा, by default, since both the parents are involved, contributing equally 50-50%, that 100%, quite obvious, this progeny has to differ from these two. इन दोनों से थोड़ा डिफर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि all 46 chromosomes are coming from father or from mother. It is coming like 23-20 from each mother and father. So 23-23 का जब combination बनेगा, so जो progenies होगी, but obvious it should be little bit different from their parents. थोड़े से तो changes आएंगे यहाँ. So the definition is another one. The difference between parents and progeny. The difference between parents and progeny is known as what? Good student, is known as what? Variations. Variations. Variation. That Variation. means inheritance के वजह से variations आएंगे. Inheritance क्या है? Transmission of trait from one generation to the next is inheritance. Then what is variation? During this transmission, the difference between parents and progeny is known as variations. Perfect. और ऐसा भी तो हो सकता है, मैं अपने भाई से अलग हूं, आप अपने सिस्टर से अलग हो सकते हैं, दो सिस्टर अलग अलग हो सकती हैं. यस, इट कैन बी, बिकॉज दोनों का जन्म अलग अलग समय पर हुआ. भाई दोनों के पेरेंट वही है, दोनों का डीएनए वही है, फिर एक सेक्स मेल और एक फीमेल क्यों हुआ, एक ब्रदर और एक सिस्टर क्यों हुई? कोई आश्चर्य वाली बात नहीं. फर्स्ट जब ब्रदर पैदा हुआ उस समय पापा के इसमें वाई, स्पर्म के वाई से एक्स का मिलना हुआ. जब सिस्टर का बर्थ हुआ तब पापा की तरफ से भी एक 22 प्लस एक्स आया होगा और मम्मी की तरफ से तो 22 प्लस एक्स ही आना है, तो फीमेल चाइल्ड पैदा हो. डीएनए सेम, इट डजंट मैटर, बट स्टिल देयर आर सम चेंजेस ना, देयर आर सम वेरिएशंस, बिकॉज एवरी टाइम इट इज हैविंग बाइपेरेंटल इन्वॉल्वेशन. भाई दो से मिलाकर जब एक बनाओगे तो ये दोनों से कैसे मिल सकता है? अलग तो होगा ही. So another definition for variation is the difference between two progenies of the same parent. The difference between two progenies of the same parent. Perfect. So variation has finally two definitions. Priya, can you tell me what are these two definitions? Variation. The difference in character of parent and progeny, and the difference in character of two progeny. Of the same parent. Priya. हाँ, जरा दो प्रोजेनीज में तो फर्क होगा यार, मेरे में आप में तो बहुत फर्क है प्रिया मैडम. तो इसको वेरिएशन अपन नहीं कह रहे हैं. वेरिएशन किसको कह रहे हैं? ऑफ द सेम पैरेंट. अग्री? Yes. परफेक्ट. चलिए, सो मैं समझता हूं जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी होगी.
Inheritance, the transmission of trait from one generation to the next. लिखा? New students लिखा? New students लिखा? अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों. डॉक्टर दास, यस और नो तो बताइए मुझे. Yes, sir. इतना समय क्या लगना है बेटा दीदी उसमें? Be interactive. I am just revising for you people, those who joined new. Okay. कृष्णा, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में कोई फर्क नहीं है बच्चे. कहीं ना कहीं एक वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्क है. इनहेरिटेंस उस प्रोसेस को कहते हैं, हेरिडिटी उस कैरेक्टर को कहते हैं. वो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है जो इनहेरिटेंस के थ्रू आता है. कृष्णा, अग्री? चलिए, तो वेरिएशन की भी दो डेफिनेशन, वेरिएशन की दो डेफिनेशन हो गई दोस्तों. वेरिएशन हो गया, एक डेफिनेशन हो गया द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, और एक हो गया डिफरेंस बिटवीन टू प्रोजेनीज ऑफ द सेम पेरेंट. बोथ आर नोन एज वेरिएशंस. एंड द ब्रांच ऑफ साइंस, and the branch of science that deals with these two aspects, inheritance and variation, or heredity and variation, is known as genetics. The branch of science that deals with this heredity or inheritance and variation is known as genetics. Perfect. Perfect. So I hope you have understood and you have wrote these two. Is it noted? Yes, sir. Perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. The next one is genetics के तीन aspects हैं. Genetics has three aspects. One is eugenics, euphenics, and euthenics. Ayush, what is eugenics? Sir, conservation of biodiversity through Mendelian principles. Lokesha, what is euphenics? Sir, conservation through advanced biotechnology. Sharanya, what is euthenics? Sharanya, what is euthenics? Conservation through camps or social movements. तो बच्चों ऐसे समझिए कि जब भी बायोडाइवर्सिटी या ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन की बात आती है, उन्हें कहीं ना कहीं कंजर्व करने का जरूरत महसूस होता है, तो तीन तरीके से आप कर सकते हैं. या तो मेंडेलियन प्रिंसिपल के बेस पर, मेंडल के लॉस के बेस पर स्टडी करके उसको कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, आप अप्लाई करते हैं और कंजर्व करते हैं. देन इट इज व्हाट यूजेनिक्स. बाय फॉलोइंग मेंडल्स लॉज, by following Mendel's laws, eugenics. By following some social activities or campaigning or movements, this type of activities are under category of euthenics. Perfect. जैसे आशा कार्यकर्ता हैं या कोई रिसर्चर्स हैं, वो जाकर गांव में, विलेजेस में काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं, आप कास्ट में करते हैं, या बार बार अपनी फैमिली में मैरिज हो रही है तो कहीं एक ब्रीडिंग डिप्रेशन आने वाला है. तो ये सब चीजें आप करते हैं और एक सोशल एक्टिविटीज के थ्रू या कैंपेनिंग के थ्रू आप ये काम करते हैं. इट इज यूजेनिक्स. एंड इफ यू आर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, development in advanced biotechnology or medical sector, and trying to conserve the human race by involving or applying some new modern techniques, then it is what? Euphenics. So involvement of Mendelism, involvement of advanced biotechnology, and involvement of social activities. But the object is same, conservation of human resources or biodiversity. Please note. Please note. Dr. Bobde, noted? कौन है डॉक्टर? एक ओमकार करके था ना, एक ओमकार तो पुराना स्टूडेंट है, एक ओमकार नया है. न्यू ओमकार बोर्ड के. ओके, ओमकार नोटेड. चलिए
तो मैंने आपको अभी बच्चों 5-6 टर्म्स मैंने बता दी, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, जेनेटिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स एंड यूथेनिक्स। द नेक्स्ट वन इज अलील एंड ट्रेट, जिस पर पूरा एक लेक्चर चल सकता है, अलील एंड ट्रेट, है ना। सो व्हाट इज दैट अलील एंड ट्रेट? अलील, अभी मैंने आपको बताया, अलील आर द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। क्या कहा मैंने? टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अब टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स मतलब क्या? जाहिर सी बात है यार, मैंने यदि आपसे कहा कि एक टी और दूसरा स्मॉल टी, एक एक्सियल दूसरा नॉन एक्सियल, तो ऐसे दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं अलील। दैट मींस दिस वन इज द अलील ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज द अलील ऑफ दिस वन, और दिस वन इज द दिस वन, दिस। These two are alleles of each other। ये दोनों ये इसका अलील नहीं, ये तो एक अलग जीन है और ये अलग जीन है, ये दो अलग अलग जीन है, ये दोनों एक दूसरे के अलील नहीं है, ये तो एक दूसरे के नॉन अलील्स हैं। These are the non alleles of each other। बट ये हाइट वाले का एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट एक दूसरे के अलील कहलाते हैं। सो व्हाट वी कैन से, the two alternative forms of a gene, the two alternative forms of a gene is called allele of each other, and being the phenomenon of being allele of each other is known as allelomorph, is known as allelomorph। मॉर्फोलॉजी में एक दूसरे के ये क्या हुए? अलील हुए, सो कॉल्ड एज allelomorph। So capital T is the allele of small t, small t is the allele of capital T. Capital A is allele of small a is allele of capital. That means dominant is allele of recessive, recessive is allele of dominant. That's it. लेकिन कई बार पढ़ते समय, पढ़ने के दृष्टिकोण से ऐसी कंडीशन में भी कहा जाएगा टू अलील्स, और क्यों ना कहा जाए भाई, है तो अलील ही। ये एक अलग बात है कि these two alleles are same, ये एक अलग बात है कि these two alleles are same, here the alleles are different, here the alleles are different। So if alleles are same, if alleles are same, then the gene is said to be, the gene is said to be, इस जीन को क्या कहा जाएगा? if alleles are same, then Homozygous। मतलब ये समझ में आया मुझे कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो वर्ड्स हैं वो जीन के शब्द हैं, अलील के नहीं। वो जीन के शब्द हैं, या यूं कहना चाहिए जीनोटाइप के वर्ड्स हैं, नॉट ऑफ फिनोटाइप। क्योंकि ये दोनों जिसमें अलील एक दूसरे से अलग हैं, तो इस जीन को क्या कहा जाएगा? Heterozygous। हेटेरोजाइगस जीन। आपको ये समझना है कि मैं किसे जीन कह रहा हूं। मैं जिसे जीन कह रहा हूं वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉयड। लिखते समय उसे डिप्लॉइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स की तरह जीन्स भी पेयर में पाए जाते हैं। जीन्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर्स लाइक क्रोमोसोम्स। तो यदि वो जो पेयर वाला पार्ट है जीन, यदि उसके दोनों अलील सेम हैं, यदि दोनों अलील सेम है तो होमोजाइगस, और दोनों अलील यदि अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हेटेरोजाइगस आर ट्रू अलील्स? यस और नो? हेटेरोजाइगस आर ट्रू अलील्स, यस और नो? Yes। ईशा मैडम, हेटेरोजाइगस को मैं ट्रू अलील कह भी सकता हूं, और क्यों ना कहूं, कि एक्चुअली एक दूसरे का अल्टरनेटिव, यहाँ है तो सही दो लेकिन एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं ना। तो इसको मैंने क्या कह दिया? ट्रू अलील्स। हेटेरोजाइगस आर ट्रू अलील्स। इसको बोला मतलब लिखना भी है अपने को, हेटेरोजाइगस आर ट्रू अलीलिक कंडीशन। ट्रू allelic condition, heterozygous are true allelic condition। Agree?
New candidates, agree? Yes, sir. Yes, sir. So just wait, I'm sharing the image of the board. Okay. मैं समझता हूं इनहेरिटेंस क्लियर है न्यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Creation is done. Yes, sir. Yes, sir. Genetics, Yes, sir. eugenics, Shraddha, Yes, sir. Snehal. Who is SK? Yes, sir. Who is SK? Shaunak, sir. शौनक कुलकर्णी, अपना पूरा नाम लिखेंगे आप नेक्स्ट टाइम से। परफेक्ट। Yes, sir. ओके। श्रद्धा, स्नेहल, यूफेनिक्स, अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। यूथेनिक्स, Yes, sir. alleles and traits done. Yes, sir. होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डन। Yes, sir. परफेक्ट। तो यहीं पर एक बात और बता दूं ताकि फिर मैं इसको मिटा सकूं पूरी तरह से। जीनोटाइप और फिनोटाइप, डोमिनेंट और रेसेसिव तो क्लियर हो गया। डोमिनेंट और रेसेसिव तो क्लियर हो गया अपने को। जो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कौन सा? डोमिनेंट। जो स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कौन सा? रेसेसिव। लेकिन ये टेक्निकल डेफिनेशन तो नहीं हो सकती उसकी। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई ओल्ड स्टूडेंट बताएगा मुझे उसकी टेक्निकल डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड व्हाट डू यू मीन रेसेसिव? Which Dominant express is heterozygous condition are called dominant. the character which express itself in heterozygous condition, it's called dominant. परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे समझते हैं बच्चों न्यू स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा डोमिनेंट एंड रेसेसिव, भाई कैसे पता लगेगा कोई डोमिनेंट है? हम ऐसा भी नहीं कह सकता कि जो एक्सप्रेस हो जाए, जो दिख जाए वो डोमिनेंट। अरे दिखेगा तो ये भी, स्मॉल टीटी भी यदि आपने रखा तो दिखेगा तो ये भी। ड्वार्फ तो दिखेगा ही सही। अब जब ड्वार्फ दिखेगा तो दिख रहा है तो ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हर दिखने वाला मटेरियल डोमिनेंट तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन वो डोमिनेंट ट्रेट जरूर होगा जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। टॉलनेस कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल टी को तुम कैपिटल टी के साथ रखो तब भी वो टॉल होता है, तुम चाहे स्मॉल टी के साथ रख दो तब भी टॉल होता है। मतलब वो डोमिनेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन सा अलील बैठा है। सो डोमिनेंट इज कैन एक्सप्रेस in which condition? Heterozygous. Heterozygous condition. And recessive express only in Homozygous. is only in homozygous. Word important है only in। ये अपने आप को केवल तभी एक्सप्रेस कर सकता है दोस्तों जब ये किस कंडीशन में हो? होमोजाइगस। अंडरस्टूड? परफेक्ट। तो बच्चों ये point number 13 and point number 14, what do you think? These two are visible or not? Visible. Visible. तो जो विजिबल है स्वामी जी, जो विजिबल है डोमिनेंट और रेसेसिव, उसको किस डिक्शनरी में डाला जाता है? किस कैटेगरी में डाला जाता है? पैनिक मतलब वो कैरेक्टर्स जो दिखने वाले। तो डोमिनेंट और रेसेसिव ये दोनों वर्ड्स किसके हुए? फिनोटाइप के। और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये आपको दिखेगा क्या? भाई अमिताभ बच्चन भी ऊंचे हैं, हाइटेड हैं, अभिषेक बच्चन भी हाइटेड है, जया जी मतलब अमिताभ जी की श्रीमती जी वो थोड़ी सी ड्वार्फ है। तो ये हम उनको ड्वार्फ है तो वो देख के बता सकते हैं कि वो स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन अमिताभ जी और अभिषेक बच्चन इन दोनों को तो आप नहीं बता सकते ना कि कौन कैपिटल टी और कौन कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी हु इज होमोजाइगस एंड हु इज हेटेरोजाइगस, वी कांट प्रेडिक्ट।
सिंस वी कांट प्रेडिक्ट, हम चूंकि उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सो जिससे देखा नहीं जा सकता, दैट इज व्हाट, जीनोटाइप। Genotype. तो न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, जीनोटाइप के अंतर्गत आएगा पॉइंट नंबर 9 एंड 10, और फिनोटाइप में कौन सा आएगा 13 एंड 40। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये आपको ध्यान से देखिए, और कोई डाउट, सिर्फ एक उसमें वर्ड रह गया डीएनए और जीन, दैट आई एम टेलिंग यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आई होप दिस इज क्लियर। Should I erase this? New students, should I erase this? Chaitanya. Chaitanya is not there. Shaunak, should I erase this? Shaunak. Yes, sir. शौनक आ रहे हो? कहाँ चले जाते हो भैया बीच में उठ के? No, sir, that I'm there. टाइम पास मत करना बच्चों तुम लोग बस। ओके, चलिए अब मैं आपको ये बताऊं तो सबसे पहली बात करें जीन और डीएनए, ये बता के विषय खत्म करूं मैं। जीन की डेफिनेशन और डीएनए की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। जीन की डेफिनेशन कहती है द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जबकि वहीं पर डीएनए कहलाता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो फिर दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में क्या फर्क है? एक को मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चरल एज वेल एज व्हाट, Functional. फंक्शनल, और दूसरी को केवल क्या कह रहा हूं मैं, ओनली स्ट्रक्चरल। मतलब यार डिफरेंस ये है कि 11th में भी बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था कि केवल केमिकल बैकबोन स्ट्रक्चर है वो डीएनए है, वो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, वो फंक्शनल तब। वेदांत बी ऑन म्यूट, वेदांत बी ऑन म्यूट, वेदांत बी ऑन म्यूट। सो डीएनए तो केवल स्ट्रक्चरल पार्ट हुआ जो स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन वो फंक्शन तब करता है जब वो जीन बन जाता है। तो फिर डीएनए और जीन में ऐसा क्या फर्क आ जाता है? कुछ यूनिट्स हैं जो मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाते समय आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आइडिया देता हूं। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। यदि डीएनए के किसी लेंथ पर कुछ यूनिट्स, 2 यूनिट्स सिस्ट्रॉन, 2 यूनिट्स म्यूटॉन, 2 यूनिट्स रेकॉन, ऐसी कुछ यूनिट्स आ जाती हैं तो ये उसको फंक्शनल बनाती है, क्योंकि सिस्ट्रॉन यूनिट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, म्यूटॉन यूनिट होती है म्यूटेशन की, और रेकॉन यूनिट होती है, बताइए किसकी? ओल्ड स्टूडेंट, नहीं पढ़ा था हमने? No, sir. अरे हाँ, यूनिट होती है रिकॉम्बिनेशन। डीएनए और जीन का फर्क यदि नहीं पढ़े थे तो समझते हैं, ऐसी चीजें निकल कर आ जाती है, रिवाइज कर। डीएनए केवल स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये यदि स्ट्रक्चर बना दिया तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट, लेकिन यही डीएनए तो काम कर रहा है, यही डीएनए तो काम कर रहा है। तो काम कब करता है? जब वो क्या बन जाता है? जीन। और कोई भी डीएनए के स्ट्रक्चर पर जब कुछ यूनिट सिस्ट्रॉन की तरह, कुछ यूनिट म्यूटॉन की तरह और कुछ यूनिट रेकॉन की तरह, सिस्ट्रॉन मतलब प्रोटीन बनाने वाला, सिस्ट्रॉन मतलब प्रोटीन बनाने वाला, म्यूटेशन मींस म्यूटॉन मतलब म्यूटेशन वाला यूनिट हो गया, म्यूटेशन इज यूनिट ऑफ म्यूटॉन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन, and recon is the unit of recombination. That means what?
That means it's a complete gene, and it's complete gene and DNA. Both are same. Only the difference is that this gene is functional DNA. This gene is functional DNA, whereas DNA is only structural part of inheritance. So until and unless these 3 units are there on a DNA strand, you cannot say it as a gene. So if I'm not wrong, then Tanishka, can you tell me if I'm giving you 7 units of cistron, 9 units of Newton, and 11 units of Recon, then how many genes are there? Tanishka, how many genes are there? Disha? 27. 20. Anyone more? 27, sir. 27. Any more answer? Krishna, Atharv, Prathamesh, Omkar, Diya, Disha, Devki, Darshita, Harshal, Ayush कह रहे हैं 7. 6. कौन बोला 6? 3. Rudraksh. रुद्राक्ष. शरण्या कह रही है 27. ऋषिकेश, what? Rishikesh, Yes, sir. how many? What do you expect? How many genes? ऋषिकेश बोलिए. Yes, no, sorry बोलिए फटाफट. Sorry, sir. भाई एक उम्मीद बची है तुमसे, तुम इतना भी नहीं पढ़ोगे. अब लॉजिक लगाओ थोड़ा सा. कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शरण्या, संस्कृति, 3, 27. अरे मैं जब कह रहा हूं यहाँ पर सिस्ट्रॉन की यूनिट, न्यूटन की यूनिट, रेकॉन की यूनिट, जब ये यूनिट आ जाती है तब वो जीन बनता है. यहाँ पर कितने जीन हुए? यहाँ पर 2 जीन हुए. 2 सिस्ट्रॉन, 2 न्यूटन, 2 रेकॉन, तो 2 जीन. तो 7 सिस्ट्रॉन, 9 न्यूटन, 11 रेकॉन. तो जीन कितने हुए? अंडरस्टूड रोहित? यस सर. परफेक्ट. तो अभी बस इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया कि जीन, इसका सबका काम पड़ेगा. सिस्ट्रॉन, न्यूटन, रेकॉन. रेकॉन का तो जरूरत आपको पड़ गई क्या? आपने 11th में मियोसिस में एक एंजाइम यूज किया था क्रॉसिंग ओवर के समय. कौन सा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनाने वाला सेगमेंट यही था, वो रेकॉन. कई सारे प्रोटीन हमने बनाए, वो सिस्ट्रॉन. और अब म्यूटेशंस हम लोग पढ़ेंगे, तो किसकी वजह से? न्यूटन. तो ये सारी फंक्शनल यूनिट्स हैं डीएनए की. और डीएनए की उन फंक्शनल यूनिट्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज व्हाट? जीन्स. अंडरस्टूड? प्रिशा गायधनी, प्रथमेश जाधव, अंडरस्टूड? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. तो मैंने अभी आपको, हाँ बोलिए. सर अगर 1C 1M और 1R होगा तो एक जीन होगा क्या? हाँ, यस सर. सिंपल सा था देवकी मैडम. चलिए कोई बात नहीं. तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया, इनहेरिटेंस बताया, हेरिडिटी बताया, उन 2 को जिसमें पढ़ा जाता है वो ब्रांच जेनेटिक्स बताया. उसके 3 एस्पेक्ट बताए, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, तीनों मैंने बताया. उसके बाद मैंने अलील बताया जो कि हैप्लॉइड है. यदि आप उसकी जीनोटाइप की भाषा देखो तो या तो होमोजाइगस हो सकता है या तो हेटेरोजाइगस. और यदि आप उसकी फिनोटाइप की लैंग्वेज देखो तो या तो डोमिनेंट हो सकता है या तो रेसेसिव. परफेक्ट. फिर मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डीएनए एंड जीन्स. इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर किया. अब हम ये देखते हैं कि जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, क्लासिकल जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है जिसमें मेंडलिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किए? कैन यू टेल मी? Pea plant. हेडिंग डलेगा मेंडेलियन प्रिंसिपल. मेंडेलियन प्रिंसिपल, और इसी को कहते हैं अपन मेंडेलिज्म. मेंडेलियन प्रिंसिपल को कहते हैं बच्चों मेंडेलिज्म. परफेक्ट. अब ये सबसे पहली बात, कुछ क्वेश्चंस
कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. लेट मी चेक एनसीईआरटी. Okay. Which plant Mendel has observed? Anyone? Pea plant. Okay. तो पहला क्वेश्चन बनता है why P. ये ओल्ड स्टूडेंट को भी, सॉरी ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट को भी खुद से पढ़ना है. मैं बताऊंगा बस, लेकिन आपको खुद से उसको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. वाई पी प्लांट को चूज करने के पीछे क्या कारण है. तो जवाब देते जाएंगे ओल्ड स्टूडेंट्स. नंबर 1 बोलिए. Short life More span. seed per plant. Lifespan of pea plant is short. एक से करते हैं बात. प्रिशा गायधनी, फर्स्ट पॉइंट क्या लगता है, पी प्लांट को क्यों चूज किया? कि बच्चों उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन था. अरे किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट को लेकर, ऐसे किसी प्लांट को लेकर यदि आप एक्सपेरिमेंट करने बैठो जिसकी आपको 3 4 5 जनरेशंस देखनी हो, तो ऐसी देखो ना जिसका लाइफ स्पैन छोटा है. आपने ले लिया बैम्बू ट्री, पढ़ा है अपन ने अभी. आपने बैम्बू ट्री ले लिया जो ग्रो कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, कितने साल में? 50 साल. 50 साल की आपकी उम्र. पहले तो रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए आपको 25 साल, उसके बाद 50 साल, 75 साल में आप एक जनरेशन देख पाए. क्या ही एक्सपेरिमेंट करो. बेटर है कि ऐसा कोई प्लांट लिया जाए दोस्तों जिसका लाइफ स्पैन कैसा हो, छोटा हो. तो एक तो हो गया बेनिफिट, छोटा लाइफ स्पैन. चलिए एक और कोई बताएगा. ऋतुजा सोनानेस. Bisexuality. परफेक्ट. बाइसेक्सुअलिटी. और बाइसेक्सुअल होने का फायदा क्या है यार? Self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन इजी है. आपको बार बार क्रॉस पॉलिनेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सेल्फ पॉलिनेशन से काम हो जाएगा. परफेक्ट. चलिए तीसरी यदि बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ? 7 pair of contrasting traits. 7 pairs of contrasting traits. 7 pairs of contrasting traits. यानी अब 7 pairs of contrasting traits को क्या थे? उन 7 pairs of contrasting traits को अपन बात करते हैं कि which are those 7 pairs of contrasting traits. Anyone can tell me? Anyone can tell me what are the 7 pairs of contrasting traits? Seed color. Seed shape, seed color, flower shape, color, shape, fruit color, Shape, flower position, stem height. क्लास में हूं इसलिए फोन उठा रहा हूं मैं. आपका 1 बजे के बाद. Okay, 7 pairs of contrasting traits. Which one? Same height. seed color, seed color, pod shape, flower color, flower position, stem. Stem इतना height. पढ़ा है रुद्राक्ष, उसके बाद भी तुम वहीं से शुरू हो गए. स्टेम हाइट है, यही सिखाया था स्वामी जी. सीक्वेंस रिंगटोन बोलिए. सिखाई थी. हाँ, कौन सी रिंगटोन? 1754. 1754. ये तो फोन नंबर है. वो नंबर है. सब बिल्कुल भूल गए. कुछ फर्क, मतलब रिवाइज ही नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो आएगा कहां से? रिंगटोन को मोबाइल नंबर बोल रहे हो, मोबाइल नंबर को रिंगटोन बोल रहे हो. आयुष क्या रिंगटोन थी? Seed color, seed shape, pod color, pod shape, flower color, flower position, stem height. पॉट कलर, पॉट शेप, फिर Flower color, flower position, फ्लावर stem कलर height. और फ्लावर पोजीशन. एंड लास्ट वन इज Stem height. स्टेम हाइट. और मोबाइल नंबर क्या बताया था? 1754. 1754144. Is it? Yes. Yes, sir. Yes.
तो सबसे पहले तो न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का सीक्वेंस यही लिखेंगे, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, शूट हाइट या स्टेम हाइट। और वो किस क्रोमोसोम पर थे वो अपने को तो मॉडर्न साइंस ने बताया, लेकिन फिर भी हम यहां ध्यान रख लेते हैं कि इट इज व्हाट 1754 144। अग्री? नोटेड? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4 कोई और बताएगा क्यों लिया गया था? शॉर्ट लाइफ स्पैन था, बाइसेक्सुअल था, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स से, और क्या था? More cultivation in less area. वेरी नाइस, मोर कल्टीवेशन इन लेस एरिया एंड टाइम। परफेक्ट। और कोई? One generation is More called seeds per plant. मोर सीड्स पर प्लांट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दिशा ने लिखा मोर सीड्स पर प्लांट। और कोई? सबसे बड़ी बात, F1 generation is called F1 F1 hybrid are hybrid are fertile. fertile. यूजुअली क्या होता है यू स्टूडेंट्स, यूजुअली क्या होता है जब आप हाइब्रिड बनाते हैं, जैसे टाइगर और लायन को मिलाकर लाइगर बनाया, तो ये जनरली हाइब्रिड नहीं, मतलब सॉरी हाइब्रिड जो फर्टाइल नहीं रह पाते, यानी लाइगर लाइगर को जन्म नहीं दे पा रहा है। जैसे म्यूल, गधे और घोड़े को मिलाकर आपने बनाया तो म्यूल बना, खच्चर जिसे आप कहते हैं वो इनफर्टाइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां जो हाइब्रिड बनाए थे या बने थे नेचुरली आर्टिफिशियली, वो कैसे थे? सारे के सारे फर्टाइल, इसीलिए तो जनरेशन आगे बढ़ी और वो देख पाया। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, वाई पी प्लांट को क्यों लिया गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस ऑफ मेंडल 7, ये तो एक अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया कि विच आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। परफेक्ट। तीसरा क्वेश्चन यदि अपन देखें तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ what were the reasons of Mendel's late recognition? मेंडल के कामों को लोग पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उसका क्या कारण था? नंबर 1, use of mathematics. much more use of mathematics, है ना? Use of mathematics. Number 2, Publication in less circulating journal. publication in less circulating journal। भाई यदि उस समय जो लोग बुक्स या जर्नल्स या मैगजीन्स पढ़ते होंगे, वो यदि उसमें अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश ही नहीं कर रहा है तो लोग जानेंगे कैसे? और कोई? So Darwin's theory was the prime concern. परफेक्ट। दीक्षा मैडम, मुस्कान मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डार्विन की जो थियरी थी, डार्विन्स थियरी वाज प्राइम कंसर्न। लोगों को यह जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि कैरेक्टर ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं एक दूसरे से, हाँ, लेकिन ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट था कि हम आए कैसे। तो ये एक पॉइंट जरूर हो सकता है। एनी मोर? Same result. रिजल्ट्स भी वैसे नहीं मिले है ना जैसे एक्सपेक्टेड थे, सब में नहीं मिले थे, यानी सेम रिजल्ट्स वर नॉट फाउंड, सेम रिजल्ट्स वर नॉट ऑब्टेन्ड इन which plants? Hawkweed. हॉकवीड, वेरी नाइस। कौन बोला? Snehal. नेहल।
हॉकवीड करके जो प्लांट था उसमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे कि उनको पी प्लांट में मिल रहे थे। परफेक्ट। हालांकि ये बाद में साबित हो गया कि वो प्योर ब्रीड नहीं था, मतलब वो प्योर कैरेक्टर नहीं लिया गया। परफेक्ट। वो लेकिन बाद में साबित हुआ ना, इसलिए उसका वर्क अननोटिस्ड रहा काफी हद तक। और एक बहुत बड़ा पार्ट जो उसका था, उसका कंसेप्ट ऑफ स्टेबल, और क्या था, ब्लेंडिंग, Unblending factor. Was not inheritance was not acceptable। हालांकि बाद में सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका वर्क तब तक लेट तो रह गया ना, रिकॉग्निशन में लेट हो गया। तो कंसेप्ट स्टेबल अनब्लेंडिंग इनहेरिटेंस वाज नॉट एक्सेप्टेबल। परफेक्ट। चलिए, ये तो हो गया तीसरा क्वेश्चन आपका। एक सबसे बड़ी बात जो थी मेंडल की सफलता के कारण, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस? एनीवन? Use of mathematics and probability. यूज ऑफ मैथमेटिक्स। Use of pure breed. परफेक्ट। यूज ऑफ प्योर ब्रीड, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 2, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स। और बोलो, Use of 1 or 2 traits. ईशा ने कहा केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल। बहुत जरूरी स्टेटमेंट है, केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल। भाई वो फेल हुआ या कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। रिकॉर्ड सबके रखे जाने बहुत जरूरी। परफेक्ट। Absence of linkage. ये तो किस्मत वाली बात थी दोस्त, ये तो किस्मत वाली बात थी ना, उसकी सफलता मतलब ये तो किस्मत वाली बात थी हर्षल भाई जो कर लिया। और बताओ। Large sampling size. Large sample size. अरे यूज ऑफ, अभी जो नहीं लिखा वो बताओ ना पहले। यूज ऑफ वन ट्रेट एट अ Use टाइम। of 7. Study of inheritance for more than 3 generations. चलिए ऐसा भी चल जाएगा। इनहेरिटेंस का उसने 3 से ज्यादा जनरेशन तक देखा था ना। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑन मोर देन 3 जनरेशंस, चलेगा। और बोलिए। Use of 7 pairs of contrasting traits. चलेगा। सैंपल साइज भी पढ़ा था, लार्ज सैंपल साइज। और अभी आपने बोला जाने मैडम क्या, यूज ऑफ 7 pairs of contrasting traits. परफेक्ट, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। बहुत बढ़िया। और बोलिए, और कुछ छूट रहा है क्या, देखिए। Record of all experiments. क्या? Kept record of all experiments. अरे क्या ही कर रहा है स्वामी, तू रट रहा है, उधर देख रहा है कि यहाँ देख रहा है बोर्ड पर, ये क्या लिखा है? sir reciprocal cross. यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस, है ना, कि परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉस टू। मुस्कान, क्या होता है रेसिप्रोकल क्रॉस? सर अगर पहले फीमेल टीटी है और मेल स्मॉल टी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम मेल को कैपिटल टी लेंगे और फीमेल को स्मॉल टी। बच्चों रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब समझो। रेसिप्रोकल क्रॉस में यदि आपने कैपिटल ए स्मॉल ए एक बार मेल कंसीडर किया और स्मॉल ए आपने फीमेल कंसीडर किया, तो अगली बार में इसको आप पलट दी, ये फीमेल और ये मेल, तो ऐसे क्रॉस को अपन कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्योंकि ये तो प्लांट है ना भाई, मेल फीमेल प्लांट का होना नेचुरल होता है, दैट आई एग्री।
बट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में हम भी तो कर सकते हैं ना। यदि किसी का आपने इमास्कुलेशन कर दिया, इमास्कुलेशन कर दिया मतलब उसका मेल पार्ट हटा दिया, किसी फ्लावर से एंथर्स आपने हटा दिए, स्टेमन्स आपने हटा दिए, पॉलन्स आपने हटा दिए, सो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इमास्कुलेशन। तो इमास्कुलेशन यदि आपने कर दिया तो उस प्लांट को बाय डिफॉल्ट आपने क्या बना दिया, फीमेल। सो एट द टाइम ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और जो आप चाहते थे कि हमें करना पड़ा है, जिसमें कि वो नेचुरली भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन हम भी करवा सकते हैं, तो उस केस में किसी एक को यदि आप मेल लेते हैं और अगले एक्सपेरिमेंट में उसको आप फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो दोनों क्रॉस एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। अग्री शौनक? यस सर। परफेक्ट, यहां तक नोट कर लिया बच्चों? यस सर। चलिए, अब मैं समझता हूं आपको सीधे सीधे मैं मेंडल के लॉस पर आऊं तो ज्यादा बेटर है। यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को? तो एनी डाउट टू एनीवन? सर, हाँ बोलिए। ये रेसिप्रोकल क्रॉस की टेक्निकल डेफिनेशन मिल जाए तो अच्छा। हाँ, टेक्निकल डेफिनेशन बोलो ना। इफ वी कंसीडर व्हेन वी गो फॉर एन क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, आयुष, in that case, if we say two experiments, in one experiment we consider first plant as male plant, in another experiment we consider that male plant as female plant, then both the cross are known as reciprocal of each other. Ayush, Okay. Yes, sir. it does require two simultaneous experiment or two consecutive experiments, and the first experiment, the sex should be reversed in the second experiment. So such cases are known as, such processes are known as reciprocal process of each other. और देखिए कोई डाउट? Anyone, any more doubt? Okay, we'll go for Mendel's first law. इसका मैं इमेज शेयर कर दूं and then we will go for first law of inheritance. New students, am I audible? Yes sir. By default, we are preparing for board exams too. By default, we are preparing for board exams too, because ये theory वाला part नीट का पार्ट नहीं है. This part is for board exams. चलिए, सर हाँ बोलिए. सर 4th पॉइंट में यूज ऑफ वन कैरेक्टर होना चाहिए. फिर से 4th पॉइंट यूज ऑफ वन कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेड से फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन के साथ. Very nice, very nice. This shows your attentivity, Athan. I'm very happy, very happy. इतने 50 की क्लास में एक बच्चा बोला ये होना चाहिए कैरेक्टर. वेरी नाइस अथर, वेरी गुड बेटा. और देखिए, समझिए, पढ़िए. एनी डाउट? Any doubt?
Any doubt? Any doubt? No, sir. चलिए, देखिए बच्चों, मेंडलिज्म यानी मेंडल्स लॉज, मेंडलिज्म जिसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉज। देयर वर 3 लॉज, है ना? देयर वर 3 लॉज। बेसिकली उनको लॉज अपन नहीं कहते, एनसीईआरटी स्टेटमेंट से चले तो हम उसको कहते हैं 2 लॉज एंड 3, बोलिए, conclusions. There were 2 laws and 3 conclusions. Conclusion की बात यदि करते हैं तो 3 हो जाते हैं, और लॉस की बात करते हैं तो एज पर एनसीईआरटी हमें 2 ही लॉस पर जाना पड़ता है। परफेक्ट, परफेक्ट। अब वो 2 लॉस कौन कौन से? अरे एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 laws are, first law of dominance and second law of segregation. इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। और जब उसमें तीसरा कंक्लूजन ऐड हो जाता है, 1, 2, और तीसरा कंक्लूजन जब ऐड हो जाता है, लॉस तो 2 ही हुए, 1 और 2, कंक्लूजन तीसरा ऐड होता है जिसे मैं लिखते समय तो लिखता हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, but this is not a law because there are so many objections there. तो पहले हम समझते हैं one by one फर्स्ट लॉ। लोकेशा स्टेटमेंट दीजिए फर्स्ट लॉ का। लोकेशा। Yes, the cross between the two pure parents of contrasting traits, then in F1 generation, the traits which express itself will be dominant. क्या बात है, क्या बात। न्यू स्टूडेंट्स, when a cross takes place between two pure parents, इतनी चीज समझते हैं। When a cross takes place between two pure parents, मैंने ले लिया कैपिटल A क्रॉस स्मॉल a. When a cross takes place between two pure parents of contrasting traits, या contrasting characters, this is axial flower, मतलब plant with axial flower, and this is non-axial flower. This is non-axial flower. When a cross takes place between two pure parents of contrasting traits or character, then in F1 generation, first filial, then in F1 generation, the trait which express itself will be dominant.
will be dominant. ठीक है भाई, बना लेते हैं F1 जनरेशन, क्या ही फर्क पड़ना है। ये पेरेंट मदर फादर जो भी ले लो, किसी एक को मेल ले लो, किसी एक को फीमेल ले लो, इनके गैमीट्स यानी अलील्स बना दो। अलील्स तो हैप्लॉइड होते हैं, ट्रेट हैप्लॉइड होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। कैरेक्टर नहीं जाता, जाता अलील है। परफेक्ट। इनका मैटिंग हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सारे फ्लावर्स मतलब सारे प्लांट्स कैसे फ्लावर वाले होंगे? Axial. All plants are with axial flower. All plants are with axial flower. मतलब क्या हुआ? When a cross takes place between two pure parents of contrasting traits, then in F1 generation, these are the parents, these are the gametes, these are the F1 generation. Then in F1 generation, the trait which express itself, कौन सा trait दिखा? New student, dominant की recessive, मतलब कैपिटल ए दिखा कि स्मॉल ए दिखा? मतलब एक्सियल है, ये सारे एक्सियल है कि नॉन एक्सियल? Axial. एक्सियल। तो एक्सियल क्या हुआ? डोमिनेंट। That's it. Therefore, here in this experiment, which one is dominant? अरे समझे? Yes, sir. आया समझ में बच्चों? न्यू स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. कोशिश मेरी ये रहेगी बच्चों कि बस ये नेक्स्ट वाले में आपको मैं इसका सबके लिए रिवीजन में 2 क्लास और लगेंगे मुझे, जिसमें मैं आपको रिवाइज और ये पार्ट बता दूं। सो बेटर है आप इसको पढ़ें। न्यू स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ें, नोट्स को भी ध्यान से पढ़ें। नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो देखें। ये जो क्लास में आपको लिखा रहा हूँ रिकॉर्डिंग, इसको आप बार बार देखिए यदि नहीं समझ में आता है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, और उसके बाद आएंगे सीधे डेविएशंस, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट। एनी डाउट इन टुडे सेशन? No, sir. No, sir. I hope we have already announced for tomorrow's PT. Is it? No, sir. No, sir. है ना? No, sir. अब बड़ी आवाज निकल रही तुम No, लोगों sir. की। अब बड़ी जल्दी जल्दी आवाज निकलने लगी। यही तो मैं पहले पूछ रहा था जब पढ़ा रहा था, तो नो यस कुछ नहीं। और अब मैंने बोला कि कल एग्जाम है, सबकी आवाज आने लगी नो सर। चलो यार, चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं है कोई टेस्ट। चलिए, गोइंग टू क्लोज द सेशन। एनी डाउट? No, sir. No, sir. हाँ बोलिए। No, sir. अरे एनी डाउट? No, sir. No, sir.